आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मेरे जो वीडियोस होते हैं वो आईएएस, बीसीएस, आरओ, टीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ के लिए मेनली होते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को एक विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे और इससे अगर आपने नोट्स बनाए तो आपको किसी प्रकार के बुक्स या नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं सीधे-सीधे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी मैंने बात करी है, उन्हीं को टारगेट करके वीडियो बनाता हूँ। और आज के वीडियोज़ में हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। और मगध साम्राज्य चूँकि वीडियो में लंबा खींचना नहीं चाहता, इसलिए आज की वीडियो में मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के शासकों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है? और बाद में जो वीडियोज़ मैं इस पर मगध साम्राज्य पे मेरा 3-4 वीडियो रहेगा और 3-4 वीडियोज़ में मैं सीरियल वाइज़ इसको कंप्लीट करा दूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि यह मगध साम्राज्य सबसे पहले कहाँ अस्तित्व में देखने को मिलता है, तो बिहार में। बिहार का जो मेनली पटना और गया जनपद, पटना और गया जिलों में सबसे पहले मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया था। बाद में देखते हैं हम लोग जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में भी फैल गया। सबसे पहला जो वंश हमको देखने को मिलता है वो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अब एक फैक्ट हमको यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, वो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के बारे में ही बताते हैं कि ये हर्यक वंश था और इसी को प्रामाणिक भी माना जाता है। बाकी अगर पुराणों की बात किया जाए तो पुराण ये कहते हैं कि मगध पर सर्वप्रथम बाहद्रथ वंश ने शासन किया था, ठीक है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम शासन करने वाला कौन सा राजवंश था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बहादुर वंश था, ठीक है? और अगर बात करें बहादुर वंश का कौन सा शासक था, ये जरासंध किस वंश से संबंधित था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बहादुर वंश से संबंधित था, ठीक है? और गिरिवंश को किसने राजधानी बनाई थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बहादुर वंश के शासक जरासंध ने बनाया था। और बहादुर वंश के बाद कौन सा शासक किस वंश ने मतलब शासन किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रदूत वंश ने। ये सारी जो बातें हैं ये पुराणों के अनुसार है, ठीक है? बौद्ध धर्म ग्रंथों या जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं है। तो पुराणों के अनुसार सबसे पहले ये कहा जाता है, अगर क्वेश्चन करता है कि सबसे पहले मगध पर पुराणों के अनुसार मगध पर किसने शासन किया था, किस वंश से, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बहादुर वंश से शासन किया था, ठीक है? और जरासंध किस वंश का था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बहादुर वंश का था। गिरिवंश को किसने राजधानी बनाई, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जरासंध ने बनाई थी। और पुराण ही यह बोलते हैं कि मगध पर बहादुर वंश के बाद प्रदूत वंश से शासन किया था, ठीक है? ये पुराणों की बात हो गई। लेकिन पुराणों को ऐतिहासिक नहीं माना जाता है और जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उन पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की अगर बात किया जाए तो बौद्ध धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि हर्यक वंश सबसे पहले मगध पर शासन करने वाला वंश था, ठीक है? तो अगर बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करें या पुराण की बात करें तो उस हिसाब से हमारे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। लेकिन अंत में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेनली जो है ये जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है इन्हीं को ऐतिहासिक और प्रामाणिक माना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं बिंबिसार के बारे में। चूँकि अगर हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, तो हमारा ऑप्शन होगा बिंबिसार या बिंबिसार था, ठीक है? इसने 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और अगर क्वेश्चन इतिहास में देखिए ऐसे बनते रहते हैं कि फलाने या किसी भी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बिंबिसार को माना जाता है, जो हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार से जितने फैक्ट उसको देखा जाएगा। बिंबिसार किस कुल से संबंधित था, तो ये हर्यक कुल से संबंधित था, उसी के नाम पे हर्यक वंश पड़ा था, ठीक है? और हर्यक कुल जो था एक किसकी शाखा थे या उपशाखा थे, तो हमारा ऑप्शन होगा नाग वंश की उपशाखा थे। एक इतिहासकार है बहुत ही विद्वान, डी आर भंडारकर के अनुसार बिंबिसार लिच्छवियों का सेनापति था। बाद में बिंबिसार मगध का स्वतंत्र शासक बन गया। तो अगर क्वेश्चन किया जाता है कि किस इतिहासकार ने बिंबिसार को लिच्छवियों का सेनापति बताया है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी.आर. भंडारकर के अनुसार। और डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि बिंबिसार लिच्छवियों का क्या था, सेनापति था और बाद में वो मगध का स्वतंत्र शासक बन बैठा, ठीक है? और अब बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में एक दीपवंश है। दीपवंश और महावंश से दोनों सिंहली या श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है, मतलब उससे संबंधित बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो दीपवंश बोलता है कि बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था। तो अगर क्वेश्चन किया जाता है कि बिंबिसार के पिता का क्या नाम था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बोधिस था। या किस पुस्तक में या धर्म ग्रंथ में उसके पिता का नाम बोधिस मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा दीपवंश में। बौद्ध ग्रंथ एक है सुत्त निपात,
ठीक है। तो सुत्त निपात मैंने बौद्ध धर्म पूरा पढ़ा दिया, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बौद्ध धर्म ग्रंथ सुत्त निपात में वैशाली का नाम मिलता है। वैशाली को क्या कहा गया है? मगधमपुरम कहा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मगधमपुरम किसका नाम था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वैशाली का नाम था। किस पुस्तक से जानकारी मिलती है या किस पुस्तक में वर्णित है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में यह बात कही गई है। चलिए अब अगले फैक्ट पे चलें। मत्स्य पुराण, अगर पुराणों की बात किया जाए तो मत्स्य पुराण में बिंबिसार का नाम क्षेत्रोजस मिलता है। तो अगर क्वेश्चन किया भी जा गया है कि क्षेत्रोजस किसका नाम था या उपनाम था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बिंबिसार का था। या किस धर्म ग्रंथ में या किस में यह जिक्र मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मत्स्य पुराण में। जैन ग्रंथों की अगर बात किया जाए तो कई जैन ग्रंथ हैं, उसमें बिंबिसार का नाम श्रेणिक, बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक मिलता है। ये कई बार एग्जाम में आया है। श्रेणिक किसका उपनाम था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बिंबिसार का था। और किस किन धर्म ग्रंथों में, मतलब धर्म से संबंधित ग्रंथों में, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जैन ग्रंथों में ये बात कही गई है। बिंबिसार ने देखिए क्या किया था कि कूटनीति अपनाई थी। इसने विजय से ज़्यादा इसने वैवाहिक संबंध को प्राथमिकता दी थी अपने साम्राज्य विस्तार में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार ने मेनली किस मतलब रणनीति के तहत या कूटनीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वैवाहिक संबंधों के द्वारा। इसके 3 वैवाहिक संबंध हुए थे 3 राजवंशों में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम अगर बात करें कि सबसे पहले बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य बहुत शक्तिशाली था, उसका शासक कौन था? चेटक था। ठीक है, तो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना, या जिसका नाम छलना भी मिलता है, चेलना या छलना के साथ इसने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। सर्वप्रथम बिंबिसार ने किस राजवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? हमारा ऑप्शन जाएगा लिच्छवी। ठीक है, किस गणराज्य में? लिच्छवी गणराज्य में। और किसकी बहन के साथ? तो चेटक की बहन के साथ। उसका नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा चेलना या छलना के साथ। दूसरे अगर वैवाहिक संबंध की बात किया जाए, दूसरा वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने कहाँ स्थापित किया था? तो कौशल गणराज्य में स्थापित किया था। किसके साथ स्थापित किया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाकोशला के साथ। अब अगर क्वेश्चन करता है कि महाकोशला किसकी बहन थी, तो प्रसेनजीत की बहन थी। या किस गणराज्य से संबंधित थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौशल गणराज्य से संबंधित थी। ठीक है, इस वैवाहिक संबंध द्वारा इसको लाभ क्या हुआ था बिंबिसार को? तो इस वैवाहिक संबंध द्वारा 1 लाख की वार्षिक आय का काशी का प्रांत उसको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। ये बहुत वीआईपी क्वेश्चन है कि किस वैवाहिक संबंध द्वारा बिंबिसार को काशी प्रांत प्राप्त हुआ? तो हमारा ऑप्शन होगा ये वाला कौशल राज्य से, या महाकोशला या प्रसेनजीत की बहन से। ठीक है, तो कितने इसकी वार्षिक आय काशी की कितनी थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1 लाख थी। अब तीसरे वैवाहिक संबंध की अगर बात किया जाए तो तीसरे वैवाहिक संबंध द्वारा बिंबिसार ने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। तो तीसरा विवाह संबंध इसने किससे स्थापित किया था? किस देश के साथ, किस राजवंश के साथ? तो मध्य राजवंश के साथ। और उसका नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्षेमा था। और अगर ये आरोही अवरोही क्रम में पूछता है तो ये भी इसी तरह से चलेगा। सर्वप्रथम उसने किससे विवाह किया था? तो ये सबसे पहले इसने चेलना से विवाह किया था, फिर इसके बाद महाकोशला से विवाह किया था, फिर इसके बाद इसने क्षेमा से विवाह किया था। अगर राजवंश की बात करें तो राजवंश में भी अगर शासकों की बात करेगा तो चेटक आएंगे पहले स्थान पे, फिर प्रसेनजीत आएंगे, फिर इसके बाद मध्य देश के राजा का नाम नहीं मिलता है, या उसका क्षेमा से क्या संबंध था ये चीज़ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से पूछा गया है कि महाकोशला प्रसेनजीत की क्या थी? तो बहन थी। या यहाँ पर भी पूछा गया है कि चेटक छलना जो है, चेटक से छलना का क्या संबंध था? तो हमारा ऑप्शन होगा बहन था। ठीक है, महावग जातक एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसमें क्या जिक्र मिलता है? महावग जातक में बिंबिसार की कितनी रानियों का उल्लेख हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 500 रानियों का उल्लेख हुआ है। चलिए अगले आईएमपी फैक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अवंती का शासक था, यहाँ से क्वेश्चन खूब बना हुआ है। अवंती का शासक क्या था? प्रदोत था। चंड प्रदोत भी इसको कहा जाता है। जब पांडु क्या मतलब पीलिया रोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, पीलिया रोग से जब ग्रसित हो गया, बीमार हो गया, तब बिंबिसार ने उसकी चिकित्सा करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और जीवक ने उसको ठीक भी कर दिया था। इससे उन दोनों में मित्रता हो गई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि प्रदोत कहाँ का शासक था? अवंती का था। किस रोग से ग्रसित हुआ था? पांडु या पीलिया रोग से ग्रसित हुआ था। किसने राजवैद्य को भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। उसका नाम क्या था? जीवक था। ये सारी चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। रोरुक या सिंध का एक शासक था रुद्रायन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। और गांधार का जो शासक था पुक्कुसाती, इससे भी बिंबिसार के कैसे संबंध थे? मित्रवत संबंध थे। तो रुक सिंध का शासक रुद्रायन
और गांधार का शासक पुक्कुसाती से मित्रवत संबंध थे। और पुक्कुसाती जो गांधार का शासक था उसके पास बिंबिसार ने अपना एक दूत भी भेजा था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कहाँ पे उसने अपना दूत भेजा था, तो गांधार में दूत भेजा था, या किस शासक के यहाँ भेजा था, तो पुक्कुसाती के यहाँ भी भेजा था। बिंबिसार ने देखिए विजय की अगर बात करें तो अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया और इस युद्ध में ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो जाती है और मगध को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, अरे सॉरी, अंग को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग को किसने अपने मगध में मिलाया था, तो हमारा ऑप्शन होगा बिंबिसार ने मिलाया था। और किसको पराजित किया था, तो हमारा ऑप्शन होगा ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। और बिंबिसार ने क्या किया था, जब ब्रह्मदत्त पराजित होकर के मार डाला गया तब वहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को वायसराय या उपराजा बनाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि अंग का वायसराय या उपराजा किसको बिंबिसार ने बनाया था, तो हमारा ऑप्शन होगा अजातशत्रु को बनाया था। अगला फैक्ट अगर देखा जाए तो बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि राजगृह की स्थापना किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था या उनका मित्र व संरक्षक भी था। और बिंबिसार ने, ये भी क्वेश्चन किया जाता है, वेलुवन नामक उद्यान बौद्ध संघ को समर्पित किया था। तो वेलुवन नामक उद्यान किसने बौद्ध संघ को समर्पित किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बिंबिसार ने किया था। ये कितने वर्षों तक इसने शासन किया था, 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। और 52 वर्षों के शासन के बाद इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा गया है, यानी पिता की हत्या करने वाला। ठीक है। और इतिहास में तो हम लोग ये देखते हैं कि ये हर्यक वंश में लगभग जितने भी शासक हुए हैं सबको पितृहंता कहा गया है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। और इसका उपनाम क्या था, कुणिक था। ठीक है, वीआईएमपी फैक्ट है कि कुणिक किसका उपनाम था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अजातशत्रु का था। इसके समय में अजातशत्रु के समय में कौशल का मगध से संघर्ष आरंभ हो गया था। चूंकि हम लोग देखते हैं कि इसने अपने पिता की बिंबिसार की हत्या करी थी। ठीक है, तो बिंबिसार की पत्नी जो महाकौशला थी, जो कौशल नरेश की बहन थी, तो महाकौशला की दुख से मृत्यु हो जाती है बिंबिसार की मृत्यु के बाद। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बिंबिसार की किस रानी की मृत्यु हो गई थी बिंबिसार की हत्या के बाद, तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाकौशला देवी की। पीछे हम लोग देख चुके हैं कि प्रसेनजीत, महाकौशला किनकी बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी। तो महाकौशला की मृत्यु से प्रसेनजीत क्रोधित हो जाता है और उसने जो है काशी को पुनः छीन लिया। जो काशी दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया हुआ था उसको छीन लेता है और यही इस संघर्ष का कारण बनता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में इस संघर्ष का जिक्र मिलता है। इस कौशल के साथ अजातशत्रु या प्रसेनजीत के साथ अजातशत्रु के संघर्ष का जिक्र किस धर्म ग्रंथ में मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा संयुक्त निकाय में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रसेनजीत पराजित हो जाता है और यह भाग करके कहाँ पे शरण लेता है, तो हमारा ऑप्शन होगा श्रावस्ती में भाग कर शरण लेता है। लेकिन दूसरी बार, पहली बार तो प्रसेनजीत पराजित होता है, लेकिन दूसरी बार अजातशत्रु पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है। आगे क्या कहानी घटित होती है, बाद में प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच संधि हो जाती है और प्रसेनजीत ने अपने पुत्र वाजिरा का विवाह किसके साथ कर दिया था, अजातशत्रु के साथ कर दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि प्रसेनजीत ने अजातशत्रु के साथ किसका विवाह किया था, तो हमारा ऑप्शन होगा वाजिरा का। और यहाँ से संबंधों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि वाजिरा प्रसेनजीत की क्या थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पुत्री थी, क्योंकि पीछे हम लोग देख चुके हैं कि प्रसेनजीत की बहन महाकौशला थी जिसका विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था। अजातशत्रु के समय में काशी जो है अंतिम रूप से मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। ये बहुत ही अहम फैक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अंतिम रूप से काशी जो है मगध साम्राज्य में किसके शासनकाल में मिला लिया गया या मिल गया, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल। अब देखिए यहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजातशत्रु के इस समय में वज्जी संघ, ये वज्जी संघ के प्रमुख लिच्छवियों से संघर्ष प्रारंभ हुआ था। लिच्छवियों संघर्ष के या वज्जी संघ से संघर्ष किसके समय में हुआ था, तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कई सारी, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है, सुमंगल वासिनी बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ सुमंगल वासिनी कहता है कि इस संघर्ष का कारण लिच्छवियों द्वारा संधि का उल्लंघन करके गंगा किनारे रत्नों की खान पर पूर्णतः अधिकार कर लेना था। तो अगर क्वेश्चन किया जाता है कि इन दोनों के बीच युद्ध का कारण क्या था, वज्जी संघ लिच्छवियों के साथ अजातशत्रु का, और सुमंगल वासिनी के अनुसार पूछता है, तो हमारा ऑप्शन होगा कि भाई गंगा किनारे रत्नों की जो खान थी उस पे लिच्छवियों द्वारा पूर्णतः अधिकार कर लेना था। ठीक है, और ये सुमंगल वासिनी बोलता है।
तो सुमंगल वासनिक के अनुसार पूछेगा तो सुमंगल वासनिक के अनुसार संघर्ष का यही कारण था, क्योंकि दोनों के बीच समझौता हुआ था कि दोनों आधा आधा बंटवारा करेंगे। और अगर जैन धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो इस युद्ध का कारण या दोनों के बीच संघर्ष का कारण ये था, क्या था कि बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न अपने दोनों पुत्रों को अपना हाथी, इसके हाथी का नाम, बिंबिसार का एक हाथी था शेयनाग, क्या हाथी का नाम था? शेयनाग, और रत्नों का हार दिया था, ठीक है, जिसे अजातशत्रु हड़पना चाहता था। यानी जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार इस युद्ध का कारण या इस संघर्ष का कारण क्या था? बिंबिसार ने जो अपना हाथी का नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन होगा शेयनाग, और जो रत्नों का हार था उसको किसको दिया था? अपने दो पुत्रों को दिया था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी से पैदा हुए थे, यानी कि छलना या चेलना से पीछे हम लोग देख चुके हैं, और इनका नाम भी यहाँ पे मिल जाता है। ये जो लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? हल्ल था और बेहल्ल था। ये दोनों क्या करते हैं? अजातशत्रु से डर करके अपने नाना चेटक, यानी चेटक की बहन ही चलना या छेलना थी, तो चेटक के पास चले जाते हैं, लेकिन अजातशत्रु द्वारा मांग की जाती है हल्ल और बेहल्ल की, जिससे चेटक अस्वीकार कर देता है। इसलिए अजातशत्रु ने लिच्छुओं के विरुद्ध क्या किया? संघर्ष की घोषणा कर दी। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही बीआईएमपी हैं। अगला फैक्ट देखा जाए तो इसीलिए युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। अजातशत्रु ने वज्जियों के संभावित आक्रमण से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी जो थी पाटलीग्राम को इसने राजधानी बनाया था। तो पाटलीग्राम में इसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, पाटलीग्राम को किसने राजधानी बनवाया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अजातशत्रु ने बनवाया था। और दूसरी चीज़ ये कि पाटलीग्राम का दुर्गीकरण किसने करवाया था? तो हमारा तब भी ऑप्शन होगा अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम था वश्यकार, ने भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। वज्जियों में या लिच्छवियों में फूट किसने डलवाई थी? अजातशत्रु ने डलवाई थी। और किसको भेज करके? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वश्यकार को भेज करके। और इस संबंध में यह कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने वज्जियों को पराजित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने वज्जियों को पराजित करने के लिए, सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ अजातशत्रु होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने वज्जियों को पराजित करने के लिए अजातशत्रु को परामर्श दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु ने किससे परामर्श लिया था वज्जियों या लिच्छवियों को पराजित करने के लिए? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महात्मा बुद्ध से लिया था। कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ था, और उनकी सलाह पर ही अजातशत्रु ने क्या किया था? वश्यकार को भेज करके वज्जियों में फूट डलवा दी थी। अब जैन ग्रंथों से पता चलता है, जैन धर्म ग्रंथों से क्या पता चलता है कि लिच्छवियों के साथ युद्ध में या वज्जियों के साथ युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बने हैं कि किस युद्ध में किस हथियार का और किसने प्रयोग किया था। तो इन हथियारों का और युद्ध का और अजातशत्रु का नाम हमको माइंड में फिट करके रखना पड़ेगा। अगला फैक्ट देखा जाए, कालिदास की तरह भास भी एक महाकवि थे। तो भास के अनुसार अजातशत्रु की एक कन्या थी। तो भास ने उल्लेख किया है कि अजातशत्रु की कन्या पद्मावती, किसका? पद्मावती का विवाह कहाँ हुआ था? तो वत्स शासक उदयन के साथ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन करे कि किसने अजातशत्रु की कन्या क्या नाम है इसका, पद्मावती का जिक्र किया है, वैवाहिक संबंध का जिक्र किया है, किस वंश में जिक्र किया है, किसके साथ है? तो भास ने, ये सारे फैक्ट कीवर्ड्स हैं, सभी आईएमपी हैं। अजातशत्रु पहले जैन धर्म को मानता था, ठीक है, लेकिन बाद में वह बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को मानने लगा था। भरहुत स्तूप की एक वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। ये भी क्वेश्चन खूब आया हुआ है कि किस वेदिका पर उत्कीर्ण है कि अजातशत्रु, या किस वेदिका से हमको जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता है? तो हमारा ऑप्शन होगा भरहुत स्तूप। यहाँ पे लिखा हुआ अजातशत्रु भगवतो वंदते। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो VIMP फैक्ट है। यहाँ से खूब क्वेश्चन बना है कि महात्मा बुद्ध को अजातशत्रु के शासनकाल के किस वर्ष में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो हमारा ऑप्शन होगा 8वें वर्ष में। ठीक है, या यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अजातशत्रु, मगध की अगर बात करता है तो। अजातशत्रु ने महाबुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। तो राजगृह में किसने स्तूप का निर्माण करवाया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अजातशत्रु ने करवाया था। VIMP फैक्ट है।
ये वाला फैक्ट भी बहुत ही वीआईएमपी है। अजातशत्रु के समय में राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा थी, कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा। तो अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो हमारा ऑप्शन होगा अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन में अगर राजगृह है तो राजगृह करिए, सप्तपर्णी गुफा है तो सप्तपर्णी गुफा करिए। और इस संगीति में यानी प्रथम संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को दो पिटकों में किन पिटकों में विभाजित किया गया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया था। मैंने बौद्ध धर्म में इसको विस्तार से पढ़ाया हुआ है। सिंहली अनुश्रुतियां जो श्रीलंका के इतिहास से संबंधित जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, इसके अनुसार लगभग 32 वर्षों तक शासन करने के बाद इसके पुत्र उदयन यानी बिंबिसार की जिस प्रकार से इसने हत्या की थी अजातशत्रु ने, उसी प्रकार से इसके पुत्र उदयन या जिसका नाम उदयभद्र था, इसने क्या किया था? अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ ये सारे फैक्ट वीआईएमपी हैं। तो उदयन भी क्या हो गया? पितृहंता हो गया, जैसे कि पितृहंता अजातशत्रु था। अब उदयन की अगर बात करें तो तीसरा जो शासक आता है ये उदयन या उदयभद्र था। 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। किसका पुत्र था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अजातशत्रु का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथों में इसको पितृहंता कहा गया है क्योंकि ये जैन धर्म को मानने वाला था, इसलिए किन धर्म ग्रंथों में इसको पितृहंता कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बौद्ध धर्म ग्रंथों में कहा गया है। और जैन ग्रंथों में इसकी माता का नाम क्या मिलता है? पद्मावती मिलता है। तो अगर क्वेश्चन किया जाता है कि पद्मावती किसकी माता का नाम था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा उदयन की माता का नाम था। ठीक है, या किससे पता चलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा जैन ग्रंथों से पता चलता है। अजातशत्रु ने उदयन को कहाँ का वायसराय या उपराजा बनाया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा चंपा का बनाया था। यानी कि जब अजातशत्रु राजा बन जाता है तो उदयन को चंपा का वायसराय या उपराजा बना देता है। जैसे कि पहले हम लोग देखते हैं कि ये अजातशत्रु जिस प्रकार से अजातशत्रु चंपा का उपराजा था, किसके समय में? तो हमारा ऑप्शन होगा बिंबिसार के समय में। एक जैन ग्रंथ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परिशिष्ट वर्मन किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा किस धर्म से संबंधित है? हमारा ऑप्शन जाएगा जैन ग्रंथ से संबंधित है। तो परिशिष्ट वर्मन में उदयभद्र को पितृभक्त बताया गया है। ठीक है, चूंकि वो जैन धर्म को मानता था इसलिए जैन धर्म ग्रंथ उसकी बड़ाई करते हैं। तो किस ग्रंथ में उसको पितृभक्त बताया गया? तो हमारा ऑप्शन होगा उदयन को परिशिष्ट वर्मन में। और उसी में जिक्र मिलता है कि उसने अपने पिता की मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ था और इसको अमात्यों और कुलीनों ने राजा बनाया था। तो अमात्यों और कुलीनों ने किसको राजा बनाया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उदयभद्र या उदाइन को। तो यहाँ पे उदयभद्र या उदाइन को पितृभक्त किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है? तो परिशिष्ट वर्मन में कहा गया है। ठीक है, यहाँ से खूब क्वेश्चन बना है। उदाइन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। बहुत वीआईएमपी फैक्ट है, खूब एग्जाम में पूछा गया है। पाटलिपुत्र किन नदियों के किनारे संगम पर स्थित था? तो हमारा ऑप्शन होगा गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उदाइन ने की थी। उदाइन ने क्या किया था? राजगृह से पाटलिपुत्र क्या किया था? राजधानी स्थानांतरित की थी। तो अगर क्वेश्चन किया जाता है कि राजगृह से पाटलिपुत्र किसने राजधानी स्थानांतरित की, तो हमारा ऑप्शन जाएगा उदाइन ने की या उदयभद्र ने की। या पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उदाइन ने बनाया था। उदाइन जैन मतानुयायी था, हम लोग पीछे देख चुके हैं। और ये भी जिक्र मिलता है कि वह नियमित रूप से व्रत करता था और आचार्यों के उपदेश को सुना करता था। बहुत ही वीआईएमपी है। कौन सा हर्यक वंश का शासक नियमित रूप से व्रत करता था और आचार्यों के उपदेश को सुनता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि उदाइन या उदयभद्र सुनता था। एक जैन धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है आवश्यक सूत्र। तो आवश्यक सूत्र से पता चलता है कि एक दिन जब वह गुरु से उपदेश सुन रहा था, एक व्यक्ति ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी। तो इसकी हत्या की जानकारी देने वाला कौन सा धर्म ग्रंथ है? तो हमारा ऑप्शन होगा आवश्यक सूत्र, एक जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, उदाइन की हत्या करने वाला, अब उसी धर्म ग्रंथ में ये जिक्र मिलता है कि उदाइन की हत्या करने वाला कौन था? तो ये अवंती का जो शासक था पालक, उसका गुप्तचर था। तो कैसे भी क्वेश्चन करें, अगर ये वाला फैक्ट आपको पता है तो आप ये कर ले जाएंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथों में उदाइन की कितने पुत्रों का जिक्र मिलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 पुत्रों का जिक्र मिलता है। कौन? पहला अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक और तीसरा नागदशक। और इन तीनों ने बारी बारी से शासन किया था। आरोही और अवरोही क्रम में इसको ध्यान में रखना है। तो इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदयन का निम्न से कौन सा पुत्र था या नहीं था। तो अगर ये तीनों चीजें हमको पता है तो चौथा ऑप्शन हम लोग आराम से टिक कर ले जाएंगे। पूछा भी गया है खूब क्वेश्चन। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा
दशक था। और नाग दशक को पुराणों में क्या कहा गया है? दर्शक कहा गया है। तो किसको दर्शक कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को कहा गया है। और इन तीनों को पितृहंता कहा गया है, यानी कि अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक भी पितृहंता थे। जनता ने इन पितृहंताओं को, चूंकि ये सब मतलब अयोग्य और बहुत ही कमजोर शासक थे, तो कई प्रकार की समाज साम्राज्य में अराजकता फैल गई। तो इस अराजकता से तंग आकर के क्या किया था, अमात्यों ने क्या किया था, सिंहासन से उतार करके किसको राजा बनाया था? शिशुनाग को राजा बनाया था। यानी नाग दशक के समय में काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी, तो नाग दशक को हटा करके शिशुनाग को क्या बनाया गया था? राजा बनाया गया था। और शिशुनाग को राजा बनाने वाले कौन थे? तो अमात्य थे, यानी कि मंत्री लोग थे। शिशुनाग के साथ ही मगध में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई, जिसको हम शैशुनाग वंश कहते हैं। तो शैशुनाग वंश, शिशुनाग ने किस वंश की स्थापना की थी? शैशुनाग वंश की। तो हर एक वंश से सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर दी है। अब हम अगले वीडियो में शैशुनाग वंश और जितना भी हो सकेगा मैं इसको क्लियर करा करके चंद्रगुप्त मौर्य को क्लियर कराऊंगा, क्योंकि वहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मौर्य वंश के राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, मैं एकदम से आईएमपी और विश्वसनीय सामग्री आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। फिलहाल एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिए। मैं पूरी हिस्ट्री आप लोगों को क्लियर करा दूंगा।